Hello everyone, welcome to the class. So as you all know that today we will going to discuss about coordination chemistry. तो ये चैप्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा एंड इससे मैक्सिमम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। और आज की क्लास में जो हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट बेसिक लेक्चर रहेगा। शायद आप लोगों ने पहले ये चीजें पढ़ भी रखी हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जानेंगे, इसके बाद वर्नर्स थ्योरी है और एक सिडविक रूल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो क्योंकि यहाँ पे वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कई बार देखे हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में पता होना आपको जरूरी है। लाइक ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि हम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ने से पहले हमें ये पता, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले आपने जो है वो एडिशनल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर मैं एडिशनल कंपाउंड्स की बात करूं तो ये हमारे पास किस तरीके के रहते हैं? ये हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने एडिशनल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। दैट इज फर्स्ट वन इज योर डबल सॉल्ट and the second one is your coordinated compounds. ये बेसिक आइडिया ना आपको क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक, डबल सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, सो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो याद रखना व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। क्या होता है? इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे आपके पास क्या था, मान लो आपके पास है KCl प्लस MgCl2 प्लस वाटर, तो ये हमारे पास क्या बना देगा? दैट इज KCl डॉट MgCl2 डॉट वाटर विच इज नॉन एज द कैरनालाइट। ठीक है, अभी तक तो हमारे पास जनरल एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जब आप इसे फर्दर क्या कर दोगे, डिसोशिएट कर दोगे, तो यहां से क्या होगा? K पॉजिटिव आइंस, Mg2 पॉजिटिव आइंस, इस तरीके से जो है, और साथ में क्या है? Cl नेगेटिव आइन, इस तरीके के आइंस की फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगी। सो जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें पानी में लूज करने के ऊपर वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो इसी तरीके से एडिशनल कंपाउंड्स के दो टाइप्स थे, दैट इज योर डबल सॉल्ट एंड अनदर वन इज योर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स। सो एक डबल सॉल्ट के बारे में आप यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। और इसी तरीके से अगर मैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स की बात करूं तो जैसे मान लो आपके पास है FeCN2 प्लस 4 KCl आइंस है, तो जब आप इनको ऐड करोगे ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज FeCN ट्वाइस डॉट 4 KCl। तो जब आपके पास ये चीज इस तरीके से बन गई, एक एडप्ट की फॉर्मेशन हमारे पास होगी विच इज नॉन एज द, इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज योर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो जब आप इसे फर्दर डीकंपोज करोगे तो हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? दैट इज K पॉजिटिव एंड FeCN4 नेगेटिव की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी। दैट इज एक आपके पास पॉजिटिव कैटायन की फॉर्मेशन हो गई और एक आपके पास नेगेटिव एनाइन की फॉर्मेशन हो गई है। एंड दिस कंपाउंड इज नॉन एज द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। एंड ऑलवेज रिमेंबर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक एडक्ट की फॉर्मेशन हुई है तो एंड में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हुआ है। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट।
क्लियर। सो यू कैन से दैट कि इस तरीके से हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज अबाउट योर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हमारे पास देखने को मिली थी, जहां पे एक डबल सॉल्ट था, एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स थे, और जहां से हमें पता चला था कि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। क्लियर। और इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, इसके आगे जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वर्नर्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे। वर्नर्स थ्योरी जो है वो आपकी अराउंड वर्नर के द्वारा ही डिस्कवर की गई थी, लेकिन ये आपके पास आई थी 1893 में, एंड दिस इज द फर्स्ट थ्योरी जिन्होंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरीके से बॉन्डिंग की जाती है। जिन्होंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरीके से बॉन्डिंग आपके पास एग्जिस्ट करती है। सीसी से याद रखना, दिस इज व्हाट, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास वर्नर थ्योरी कहती है कि हमारे पास एक मेटल रहता है। अब मेटल के पास क्या होती है, एक आपके पास, इसको ना थोड़ा मैं इस तरीके से लिखती हूँ। अब मेटल में क्या होता है, एक आपके पास रहती है प्राइमरी वैलेंसी और एक आपके पास क्या रहती है, दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी रहती है। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ भी रखा है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या रहता है हमारे पास, सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे। प्राइमरी वैलेंसी आपकी रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो एक बात आप ये याद रखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी किससे डील करती है, ऑक्सीडेशन नंबर से, और आपकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डील करती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक। अब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोबाल्ट है, NH3 है, एक सेकेंड, इस तरीके का कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को फाइंड आउट करने को कहूँ तो मैं क्या करूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेगी, तो कितना हो जाएगा, X माइनस आई मीन जैसे प्लस करते हैं तो अमोनिया क्या है आपके पास, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, बाहर 3 क्लोरीन थे, -3 विच इज इक्वल्स टू 0, सो X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी वैलेंसी कितनी है, +3 है। अब ये जो +3 वैलेंसी है इसको किसके द्वारा सेटिस्फाई किया जा रहा है, 3 क्लोराइड आयंस के द्वारा इसको सेटिस्फाई किया जा रहा है। ठीक है, हम यही कहेंगे। सो हम क्या बोलेंगे कि इस वैलेंसी को सेटिस्फाई किया 3 क्लोरीन आयंस ने। सो जो क्लोरीन है वो आपकी एक्चुअल में प्राइमरी वैलेंसी होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एक्चुअल में आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो एक प्राइमरी वैलेंसी है वो एक पॉजिटिव कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और मेटल जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी आपको उसके साथ देखने को मिलेंगी। सो आई कैन से दैट कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव देखने को मिलेगी, और किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और इसके साथ आपको एक ये भी बात याद रखनी है कि जो प्राइमरी वैलेंसी जैसे +3 है तो इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपके पास आयंस लगेंगे वो इस चीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोबाल्ट के केस में क्या था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो +3 को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, यहाँ पे 3 क्लोरीन आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या है, बाहर है। अब इतनी बात तो आई थिंक आपको पता होगी। दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन, दिस इज योर लिगेंड्स जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, किसको, सेंट्रल मेटल को। ये चीजें जो है वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो हमारे पास ये चीजें बाहर रहती हैं स्फीयर से, इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। और आयनाइजेशन स्फीयर से ही आगे आपके आयंस जो हैं वो आपको ब्रेक डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। क्लियर। आगे आप इस चीज को समझेंगे भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो है एक कंपाउंड है, दैट इज सेम यही है पिछले वाला ही, दैट इज कोबाल्ट है, साथ में क्या है आपके पास, दैट इज NH3 6 है, और Cl कितने है, 3 है। मैंने कहा कि अगर आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हो, और ये जो है वो आपके पास क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब आप इसे तोड़ोगे तो ये हमारे पास इस तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। प्लस 3Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि जब भी आपने इस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया तो आपके पास 3Cl नेगेटिव आयंस जो है वो बाहर हुए हैं। सो आई कैन से दैट कि जो 1 डिग्री वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो साथ में क्या रहेगी, आपकी आयनाइजेबल रहेगी, क्योंकि हमारी प्राइमरी वैलेंसी डील करती है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को सेटिस्फाई कौन करता है, हमारे पास जो आयनाइजेशन स्फीयर में हमारे पास क्या लगे होते हैं, एनाइंस लगे होते हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई है तो जब हम आगे वर्नर्स थ्योरी को स्टडी करेंगे तो आपके पास चीजों को समझना इजी रहेगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं अब बात करती हूं, एक और चीज है मेरे पास, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी की। अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अब हम चलेंगे आगे, दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी डील करती है किसके साथ, याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है कोबाल्ट NH3 6Cl3, ठीक है, सो दिस इज व्हाट सेंट्रल मेटल आयन, और जो इसके साथ लगा हुआ है दिस इज व्हाट लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, लोन पेयर्स को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, तो लोन पेयर्स को प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, सो इट विल बिकम लाइक दिस, NH3 6 है, तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपके पास क्या लगा हुआ है, अमोनिया ग्रुप लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, और ये लोन पेयर्स किसको दिए जा रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को, और यही चीज जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताती है। दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर, एक सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड्स के साथ घिरा हुआ है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और वही कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताता है। तो अगर इस गिवन कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास क्या है, दैट इज 6। आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, और इसी तरीके से अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, इसको लिख लेना। मान लो आपके पास है कोबाल्ट, एक है क्लोरीन, देन है आपके पास एमोनिया, कितने ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स लगे हुए हैं साथ में। ठीक है, और बाहर आपके पास क्या है, Cl2 है। अगर मैं बोलूं कि मुझे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताओ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा, x -1 +0 -2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, +3। दैट मीन्स की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, +3 होगी, और यहाँ पे क्या होगा, +3 है। अब देखो यहाँ पे क्या कोबाल्ट को 3 नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यस बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 क्लोरीन आयन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी में हमें चेक करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि हम सेकेंडरी वैलेंसी में क्या फाइंड आउट करते हैं हम, कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अब आप खुद देखो, क्लोरीन के साथ कोबाल्ट के साथ 1 क्लोरीन है और 5 क्या है, अमोनिया है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे आपके पास 6 लिगेंड्स हैं, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो कोबाल्ट को दिए जा रहे हैं। सो इन दिस गिवन कंपाउंड द प्राइमरी वैलेंसी इज +3 एंड द सेकेंडरी वैलेंसी इज व्हाट, दैट इज योर 6। तो इस तरीके से वर्नर थ्योरी ने इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया था, जहां पे उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारे पास, एक आयनाइजेशन स्फीयर है। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट को, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। और इसी तरीके से एक और बात याद रखनी है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास नहीं होती है। क्लियर। अभी ना एक और क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन देखना एक इसी के साथ, ठीक है।
अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास क्या है, बर्नर्स थ्योरी के केस के ऊपर ही हमें मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी में आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है, मैं ना मोलर कंडक्टिविटी को इस टाइम MC लिख रही हूं, वैसे इसको लिखते क्या है, वैसे इसको लैम्डा m से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। ऑलवेज रिमेंबर मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज। सिर्फ अभी इतना याद रखो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो इट इज कोबाल्ट NH3 NO2 दिस वन, ठीक है। और एक है आपके पास बी कंपाउंड दैट इज K4 निकल CN4 एंड यू हैव टू टेल मी कि किसमें मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर मान लो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दो कॉम्प्लेक्सेस आयन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है दैट यू हैव टू टेल व्हिच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, तो आप किस तरीके से उसको मेजर करेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी, मोलर कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी स्पीशीज आपकी आउटसाइड नहीं है, नो स्पीशीज इज आउटसाइड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्पीशीज जो है वो बाहर नहीं है, तो मतलब कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने वाला या सेटिस्फाई करने वाला आयन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पे जो चार्ज है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज द पुअर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। ठीक है, ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई कि आपके पास एक गिवन कंपाउंड है, यहाँ पे कोई भी स्पीशीज जो है वो बाहर की तरफ नहीं है, दैट इज व्हाई चार्ज बिकम्स इक्वल्स टू 0 एंड इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ बात करूं तो यहाँ पे भी हमारे पास +4 आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास -4 आ रहा है। आई नो कि जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बिकम इक्वल्स टू 0, बट अभी हमें वो चीज नहीं देखनी है, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे भी +4 एंड आउटसाइड द स्फीयर स्पीशीज आपके पास प्रेजेंट है और यहाँ पे -4 प्रेजेंट है। तो हमें क्या याद रखना है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और नेट चार्ज भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है उसके पास ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। सो ऐसा मत करना, सिर्फ ये देखना है कि अगर आपकी स्पीशीज आउटसाइड हैं तो वो एक अच्छा कंडक्टर है और उसके बाद वो भी देख लेना कि वहां पे कितने आयंस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कितने में प्रेजेंट है। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड होता है यहाँ पे +6 होता है, यहाँ पे +7 होता है और एक में +4 है एक में -4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें चार्ज जितना ज्यादा होगा उसमें उतने ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? सो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब आप कर लेंगे। इसी के साथ मैं नेक्स्ट चलती हूँ। एक क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन क्या था, दैट इज 100 ml ऑफ 0.1 मोलर कोबाल्ट NH3 Cl3 प्रेजेंट है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl will be obtained, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इसको डिसॉल्व करना है किसमें, एक्सेस ऑफ AgNO3 में, और हमसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपके बाहर निकलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 होएगा। कैसे होएगा अभी देखते हैं। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 ml दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 1/10 इंटू 0.1 कर दोगे, दैट मीन्स कि 0.01 मोल्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे यहां से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में लिखते हो इस कंपाउंड को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोबाल्ट NH3 क्लोरीन, और बाहर आपके पास आ जाएंगे 2 क्लोरीन, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास जो है
वो ये इस तरीके का है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको गिवन होगा कि 6 है, मैं लिखना भूल गई थी, बट क्वेश्चन इस तरीके से था कि गिवन में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी दिया था। अब अगर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मतलब कि उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी कि 5 जो है उसके पास अमोनिया है, एक उसके पास क्या है, क्लोरीन है। अब हमने क्या किया है कि इसको डिसॉल्व किया है एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में। अब हमारे पास ब्रेकडाउन होगी, डिसोसिएशन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से डिसोसिएशन होगी। और मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, आपके पास जो चीजें आयन में कन्वर्ट होती हैं वो हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर से ब्रेक डाउन होती हैं। सो दैट मीन्स कि 2 क्लोरीन आयंस जो है वो यहां से आपको बाहर जाते हुए देखने को मिलेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितने आए थे, 2 क्लोरीन आयंस इंटू 0.01 दैट इज 0.02 मोल्स जो है वो आपके पास यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर? सो इस तरीके से आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। और आपने शायद क्वेश्चंस में कई बार देखा भी है कि आपसे पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहाँ से निकलेंगे या कितने नंबर ऑफ आयंस जो है वो वहां पे निकलेंगे। तो सबसे पहले देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसे उस तरीके से अरेंज करो। अब जो स्फीयर के बाद आयंस हैं उनको वही ब्रेक डाउन होंगे, तो जितने होंगे 3 हैं 4 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतने ही आयंस आपके पास क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। एक और एग्जाम्पल की बात करती हूँ, दैट इज देखो आपके पास एक गिवन था दैट इज प्लेटिनम, अमोनिया और साथ में थे 4 Cl। ठीक है, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी आयंस obtained when it is dissolved in water, when it is dissolved in water। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है। अब हमें पता है दिस इज व्हाट, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आयनाइजेशन स्फीयर। आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, डज नॉट ब्रेक। और यहाँ पे क्या होगा, आप चीजों को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। सो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि आपके पास कितने आयंस होंगे, 4 Cl नेगेटिव आयंस जो है वो आपके इस तरीके से निकलेंगे। ठीक, लेकिन देखो आपको जो है वो टोटल आयंस के बारे में पूछा है। अगर तो सिंपल पूछा है, हाउ मैनी टोटल पूछे है ना, तो अगर तो नॉर्मल पूछा होता तब तो Cl नेगेटिव 4 निकल जाते, लेकिन जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये इस तरीके से बनेगा, दैट इज प्लेटिनम NH3 6 पॉजिटिव प्लस 4 Cl नेगेटिव। तो हमारे पास जो टोटल आयंस हैं वो कितने हो जाएंगे, दैट इज 5 हो जाएंगे। क्लियर? सो ये जो छोटी छोटी सी चीजें थी वो आपको पता होना जरूरी थी कि इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी क्लास की तरफ, यहाँ पे आपको हर एक चीज अवेलेबल रहेगी। तो सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे पास ये क्या है, कोबाल्ट है, देन हमारे पास क्या है NH3 है और ये हमारे पास क्या है Cl3 है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट्स के अंदर है दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट एंड दिस इज योर लिगेंड्स। ठीक है, तो अगर मैं लिगेंड्स की बात करूं तो लिगेंड्स हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं। मतलब कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है दैट मीन्स कि ये एग्जिस्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, और आप इसे क्या कह सकते हैं, ल्यूइस बेस के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करूं तो इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो दैट मीन्स कि ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा और साथ में एज द इलेक्ट्रोफाइल ये आपके पास एग्जिस्ट करेगा। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन तो आप सभी के पास होती है, इतना तो हम सभी को पता ही है कि व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज लिगेंड, आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एंड द नेक्स्ट थिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स लगे होते हैं सिर्फ वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। स्फीयर के बाद जो भी आयंस लगे होंगे उन्हें आप कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोबाल्ट है दिस इज व्हाट, सेंट्रल मेटल एटम, NH3 6 यहाँ पे क्या है, लिगेंड्स हैं।
कोऑर्डिनेशन नंबर की यहाँ पे बात करूं तो सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दैट इज 6। Cl3 यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं इसके नेमिंग की बात करूं सो इट विल बिकम हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जब नेमिंग करना सीखेंगे तब बताई जाएगी। प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो +3 आ जाएगी। और अगर मैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं सो दैट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज योर 6। क्लियर, तो ये था बेसिक सा आइडिया। अब चलते हैं हम अपने मेन थ्योरी की तरफ। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि कोई भी ऐसी स्पीशीज है जिसके पास एक लोन पेयर है और वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जिसे आप ल्यूइस बेस के नाम से और न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ आपका मेटल केटाइन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ल्यूइस एसिड। और आप उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से उसे जाना जाता है। क्लियर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो आपके पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये क्या है, आपके पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं तो वो आपके पास कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और वो दोनों फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ये है, तो अगर मैं इसमें इसको ब्रेक डाउन कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, CONH3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव आयंस जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, FeCN6 नेगेटिव जो है वो एज द एनाइन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और K4 पॉजिटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, कैटायन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड है जहां पे NH3 पॉजिटिव एज द कैटायन और PtCl4 नेगेटिव हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करेगा, एज अ एनाइन एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी मोर और लेस इवन इन सॉल्यूशन थ्रू पार्शियल डिसोसिएशन में अकर। इन शॉर्ट की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो चीजें हम वहां पढ़ रहे हैं वो आपके लिए एज द बेसिक चीजें जो है वो काम करेंगी। क्लियर। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी वर्नर्स थ्योरी। तो जब 1893 में वर्नर थ्योरी आई थी, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में और बॉन्डिंग के टाइम में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था और जिन्हें बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया 1913 में। तो वर्नर ने जब अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे यहाँ पे दो चीजों के ऊपर कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसीज पाई जाती हैं, दैट इज एक आपके पास होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक आपके पास होती है सेकेंडरी वैलेंसी। और अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमें बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी में द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट वी नीड टू सेटिस्फाई द चार्ज ऑन द मेटल आयन, ये डिपेंड करता है कि जो हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं अगर +3 स्टेट वहां पे आई है तो दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बाहर जो आयनाइजेशन स्फीयर है वहां पर उतने ही नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होने चाहिए उस कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए, नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने पीछे एग्जांपल पढ़े, +3 आई थी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन +3 को वैलेंस करने के लिए वहां पे 3 क्लोरीन आयंस भी प्रेजेंट थे। तो ये था हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी में जितने नंबर ऑफ लिगेंड साथ में लगे होंगे दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन K4FeCN6 है। अब देखो आपके पास क्या है, दैट इज K4FeCN6। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा, +4 + x -6, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज +2 हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ से +2 चार्ज हमें अवेलेबल रहेगा चीजों को बैलेंस करने के लिए। और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो कितने लिगेंड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, 6, क्योंकि हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले चीजों को देखते हैं कि कितने लिगेंड्स लगे हैं, बाहर की तरफ नहीं देखेंगे। तो 6 इसका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी इसी तरीके से 2 और 6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर। और इसी तरीके से अब स्टार्ट करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है,
प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या है, आयनाइजेबल है और नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जाता है बाय ओनली द नेगेटिव आयन एज इन सिंपल सॉल्ट सच एज कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड। पहले बता चुकी हूं मैं ये बात। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट, अब जैसे देखो आपके पास जो है वो हेक्सामीन कोबाल्ट ट्रीक्लोरीन दे रखा है और आपके पास एक और कंपाउंड है, ठीक है, 4 कंपाउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं एंड यहाँ पे बात करी जा रही है कि आपको बताना है कि क्या यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ रही है उसको उतने ही आयंस जो है वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखो दिस इज कोबाल्ट NH3 तो x+0 -3, तो मतलब कि यहाँ पे हो गया x = +3। तो अगर यहाँ पे कोबाल्ट +3 है तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 क्लोरीन आयंस जो है वो आपके पास प्रेजेंट है चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखिए जिससे यहाँ पे है तो इट विल बिकम x+0 -1 -2, तो यहाँ पे भी आ गया x = +3। तो यहाँ पर भी 3 क्लोरीन आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो 0 है तो 2 1 3 1 है और यहाँ पर भी ये 3 है। तो देखो एटलीस्ट 3 नेगेटिव आयंस की हमें जरूरत है, मतलब कि आपके पास जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है अगर उतने ही हमारे पास नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं तो हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि प्राइमरी वैलेंसी आपके पास क्या होती है, आयनाइजेबल और नॉन डायरेक्शनल देखने को मिलती है। क्लियर। सो ये था इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कि जो भी एनाइन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें क्या है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रखा जाता है। और एक एनाइन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए कभी कभी उनको इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी रखा जाता है। जैसे मान लो क्या था कि 2 क्लोरीन अंदर थे और 1 क्लोरीन बाहर था, तो यहाँ पे जो 2 क्लोरीन अंदर थे वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और बाद में जब हम सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि अब वो स्फीयर के अंदर है तो उन्हें हम एज अ लिगेंड वहां पे ट्रीट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि जो एनाइंस प्राइमरी वैलेंसी को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें हमेशा आउटसाइड द स्फीयर रखा जाता है और अगर इन केस वो इनसाइड द स्फीयर भी हैं तो उनको हम वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। And the anions satisfying the primary valency do not give any geometry to complex compound. Now this line is very important क्योंकि अभी तक मैं अब कहूंगी कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं डेफिनेट है, श्योर है, कोई ना कोई क्वेश्चंस जो हैं वो वहां से बन सकता है और ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो वर्नर थ्योरी से हमें देखने को मिले हैं, चाहे वर्नर थ्योरी है, चाहे आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, चाहे EAN रूल है, सिडविक थ्योरी है, वट एवर बी इन दिस चैप्टर, ईच एंड एवरी लाइन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर। तो एनाइंस जो भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं वो ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट था when a compound undergo ionization in aqueous solution the anions which satisfy only primary valency are obtained। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मान लो आपके पास क्या है, कोबाल्ट NH3 था और बाहर क्या थे, आपके पास 3 क्लोरीन थे। तो जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया और ये टूटा तो आपके पास जो बाहर आयंस प्रेजेंट है आप सिर्फ उनको ही आयनाइज कर सकते हो, सिर्फ उनको ही ब्रेक डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था कोबाल्ट Cl3 6NH3, तो जब आप इसे आयनाइजेशन करोगे मतलब कि पानी में डिसॉल्व करोगे तो वहां से 3 क्लोरीन आयंस जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे थे वो आपको आयंस की फॉर्म में ऑब्टेन होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जो स्टार्टिंग में हम चीज पढ़ रहे हैं अगर आपने वो चीज अच्छे से समझ ली है तो आगे आपको चीजों को समझने में टाइम नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि जो सेकेंडरी और ऑक्सिलरी वैलेंसी है मेटल की उसको सेटिस्फाई किया जाता है नेगेटिव आयंस के द्वारा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर दोनों के द्वारा। इन शॉर्ट में कहूं तो कोऑर्डिनेशन पेयर जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। The species that is satisfy the secondary valency are not obtained in aqueous solution in free state. Instead, a complex ion is obtained. तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि coordination pair को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, so that is why it is not non-ionizable in nature. ठीक है। और अब अगर देखो हमारे पास ये था ना कोबाल्ट NH3 6
Cl3। और अगर मैं सिर्फ आपसे सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास 6, क्योंकि हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास अटैच है, तो ये 6 है। अब हमें पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एज अ नॉन आयनाइजेबल प्रॉपर्टीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या थी, ज्योमेट्री को नहीं बताती थी, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल इन नेचर है और साथ में वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया लगे हैं तो मतलब कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर। अब हमारे पास बाहर 3 है जो कि प्राइमरी वैलेंसी को बता रहे हैं, ये अब आपको किसी भी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता सकते। आपको कौन बताता है ज्योमेट्री के बारे में, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सो आई होप कि ये लाइन समझ में आ गई हो। नेक्स्ट है द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। हमें पता ही है कि जब 2 होती है तो हमारे पास क्या रहता है, लीनियर, 3 पे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 पे टेट्राहेड्रल रहता है, 6 पे क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल रहता है। तो इस तरीके से हमें सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ज्योमेट्रीज के बारे में भी पता चलता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, हमने पढ़ा 1 डिग्री, मतलब अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर से, दिस इज आयनाइजेबल एंड दिस इज नॉन आयनाइजेबल। ज्योमेट्री के बारे में ये नहीं बताएगा और ये ज्योमेट्री के बारे में बताएगा। दिस इज नॉन डायरेक्शनल एंड दिस इज व्हाट, डायरेक्शनल। आई होप कि आप चीजों को कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे अब। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ one is study the structure and the properties of the following 4 complexes of cobalt 3 chlorine with ammonia which have the different color. For example, अब देखो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, आई होप कि आपको वो समझ में आ गई होंगी। जैसे देखो सबसे पहले क्या होता था, ओल्ड फॉर्मूला, जब वर्नर्स थ्योरी नहीं आई थी तो हम इसको ऐसे लिख देते थे CuCl3.6NH3। लेकिन जब हमें पता चला कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर नाम की कोई चीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, तो न्यू फॉर्मूला के अंदर इसको हमने क्या लिखा, कोबाल्ट NH3 और बाहर क्या आया आपका Cl3। और इसका कलर कैसा रहता है, येलो इन नेचर। ओल्ड नेम इसका क्या था, लूटियो कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना चाहता था। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि +3 आएगा। केटाइन की बात करूं मतलब कि अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं तो 1 केटाइन आएगा, 3 एनाइन आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में इस चीज को अच्छे से स्टडी भी किया है। अब आपके पास है CuCl3 5NH3। तो देखो कोबाल्ट जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो अब क्या होगा, 5 अमोनिया है और 3 Cl है। ठीक है, तो मतलब कि 1 Cl आपका अब अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका कलर क्या होगा, पर्पल। इसे पहले पुराने टाइम में पर्प्यूरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अब आपके पास कितनी है यहाँ पे, दैट इज चार्ज की अगर मैं बात करूं तो +2 चार्ज जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, +2, तो केटाइन कौन सा यहाँ पे, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो 1 केटाइन आएगा, 2 एनाइन आएंगे और टोटल कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर ही टूट जाएगा आपका। अब इसी तरीके से CuCl3 और 4NH3 है, जिसे हम लिखेंगे 2 क्लोरीन अंदर रहेंगे, 1 क्लोरीन आपका बाहर रहेगा। ग्रीन कलर का था प्रेशर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे अब हम सिर्फ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने आइंस हैं उसको ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो 1 क्लोरीन है, दैट मीन्स की चार्ज कितना आ गया, +1। ठीक है, +1 आ गया तो केटाइन कितना हो गया, 1। एनाइन कितने हैं, 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मान लो CuCl3 और 3NH3 है, तो तीनों बराबर हैं। अब तो सब जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही आ गया, तो ब्लू ग्रीन कलर है। ओल्ड नेम इसका कुछ था नहीं, चार्ज इस टाइम 0 है क्योंकि एवरीथिंग इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो द नो चार्ज इज हियर। और नो चार्ज है तो दैट मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी भी यहाँ पे 0 होगी, और चार्ज भी नहीं है तो केटाइन और एनाइन भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे देखो CuCl3 6NH3 है, .6 अमोनिया है, तो जब आप इसे एक्सेस ऑफ उसमें डालोगे सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 में, तो आपके पास क्या होगी, चीजें ब्रेक डाउन होंगी। और मैंने पहले ही कहा था कि NH3 तो वहां पे ब्रेक डाउन नहीं होता है, आयनाइजेशन स्फीयर होता है। ठीक है, तो मतलब कि 3 क्लोरीन आइंस जो हैं वो आपके यहाँ पे बाहर निकलेंगे, 3 क्लोरीन आइंस निकलेंगे, मतलब कि 3 AgCl जो है वो इसके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। इसी तरीके से आपके पास अब CuCl3 5NH3 एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड कर रहे हो। अब देखो CuCl3 5NH3 को आप कैसे लिख सकते हो, कोबाल्ट है, ठीक है, NH3 कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, 5 दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 3 क्लोरीन होते हैं। अब 1 क्लोरीन जो है वो आपका अंदर रहेगा
और 2 क्लोरीन आपके बाहर आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास ये वाला पार्ट टूटेगा, तो यहाँ पे 2 सिल्वर क्लोराइड के आयंस बनेंगे। ठीक है, अब आपको दे दिया COCl3 है और 4 कितने हैं आपके पास, अमोनिया है। ठीक है, तो मतलब इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि 4 अमोनिया है हमारे पास और मुझे 2 क्लोरीन चाहिए अंदर और 1 क्लोरीन रहेगा अब बाहर। तो जब डिसोशिएट करोगे सिर्फ ये डिसोशिएट होगा, तो मतलब 1 क्लोरीन रहा, तो AgCl की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट दिस। और अगर इसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है अब आपके पास देखो, आगे है, वर्नर ने रिपोर्ट किया था कि जैसे अब कोबाल्ट ये वाला कंपाउंड है, इसमें 3 क्लोराइड्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी को, वी नो दैट 6 अमोनिया जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये अमोनिया है, दिस इज ऑल्सो अमोनिया, दिस इज ऑल्सो अमोनिया, अमोनिया NH3 एंड दिस इज व्हाट, दैट इज योर NH3। तो ये जो सॉलिड लाइन है वो आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा वो अब आपके पास क्या होगा, डॉटेड लाइन से। सो दिस इज योर Cl, इसलिए कहा गया प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट किया जाएगा डॉटेड से, सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट किया जाएगा सॉलिड लाइन से। ठीक है ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, compound in aqueous solution give total number of 4 ions, that is 3 chlorine and 1 this ion। मैंने जैसे हमने पहले पढ़ा कि जैसे आपके पास है NH3 6 बाहर थे Cl3, तो जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करवाते हो तो ये आपका ब्रेकडाउन नहीं होता है और यहाँ से 3 Cl नेगेटिव आयंस निकलेंगे और यहाँ से 1 निकलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर? दस इन मॉडर्न टर्म दिस कंपाउंड इज रिटन एज बाय दिस, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा गया था। और जब आप इन कंपाउंड को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से 3 Cl नेगेटिव आयंस जब निकलेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी। अब ये नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड बुक अजय कुमार की जो बुक रहती है, जिसे आप CSIR नेट के लिए भी फॉलो करते हैं, वहां से चीजें ली गई हैं। ठीक है, मिक्स्ड रहेगा, मिजलर एंड टार से भी कुछ चीजें ली गई हैं, तो दैट इज व्हाई आप इनको एक बार रीड कर लेना, मोर देन इनफ है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इसी तरीके से बात करेंगे COCl3 5NH3 की। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट आर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। किस तरीके से हुआ अब मैं बताती हूँ। हमारे पास क्या था, कोबाल्ट था, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, 5, तो मतलब 1 क्लोरीन अंदर रहेगा और 2 क्लोरीन आ जाएंगे बाहर, क्योंकि मुझे कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करना है। अगर मैं यहाँ पे अब बात करूं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, देन इट विल बिकम x + 0 -1 -2 दैट इज x = 2 + 3 है। तो दैट मींस इन्होंने लिखा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट आर 3 and 6, तो ऑब्वियसली 3 आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, 5 + 1 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपके पास 6, दैट रिप्रेजेंट योर सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ पे 3 प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 क्लोराइड आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड करवाई जा रही है, बिल्कुल सही है। 6 सेकेंडरी वैलेंसी है जिसमें से 5 आपके अमोनिया के द्वारा शो हो रहे हैं और 1 आपके पास क्लोरीन के द्वारा शो किया जा रहा है। दैट मीन्स कि क्लोराइड आयन यहाँ पे डबल चीजों को शो कर रहा है, इट रिप्रेजेंट ऑल्सो द प्राइमरी वैलेंसी एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सो देयरफॉर 1 क्लोराइड आयन एग्जिबिट डबल ड्यूटी, क्योंकि ये आपके पास प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज द लाइन। पहले हमने क्या किया था, प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ डॉट्स के साथ शो किया था और सेकेंडरी वैलेंसी को शो किया था सॉलिड लाइन के साथ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर तो नॉर्मल है तो वहां पे वही सॉलिड लाइंस और डॉटेड लाइंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, कोबाल्ट था, NH3 था, Cl था और बाहर क्या था, Cl2 था। तो जब आप इसे डिसोशिएट करोगे पानी में या फिर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से 2 Cl नेगेटिव निकलेंगे, मतलब कि 2 AgCl की फॉर्मेशन होगी। अगर आपसे सिर्फ सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स के बारे में पूछा है,
अगर टोटल आइंस के बारे में पूछा कि कितने टोटल आइंस निकलेंगे तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 टोटल आइंस हो जाएंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज, पहले देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट है आपके पास कि इन CuCl3 4NH3 the primary and the secondary valencies of cobalt are 3 and 6 respectively। सेम वही चीज है जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट है, NH3 4 है। अब NH3 4 है मतलब कि हमें 2 क्लोरीन और चाहिए, तो 2 क्लोरीन रहेंगे ब्रैकेट के अंदर, 1 क्लोरीन आएगा आपका ब्रैकेट के बाहर। आई होप कि ये चीजें अब समझ में आ गई होंगी आपको। इस तरीके से होगा NH3 4 क्योंकि 6 चाहिए तो Cl2 और यहाँ पे आपके पास सिर्फ Cl रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज 3, और तीनों जो है वो क्लोरीन आयन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, दैट रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वैलेंसी। और जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था वो आपका सेटिस्फाई किया जा रहा है 4 जिसमें अमोनिया है और 2 जिसमें क्या है, क्लोराइड आयन है। सो यू कैन से दैट कि 2 क्लोराइड आयंस यहाँ पे डबल ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को भी शो कर रहे हैं। सो इसीलिए जो दोनों चीजें शो कर रहे हैं वो आपको सॉलिड लाइन के साथ जो है वो डॉटेड लाइंस यहाँ पे दिख रही होंगी, और जो एक क्लोरीन आयन सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा था वो अलग से आपको किसमें, डॉटेड लाइंस में दिख रहा है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी दोनों को शो कर रहा है उनका जो अब मतलब एक स्पेस है वो सॉलिड लाइन की तरफ ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट वन सेम, कि जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या था, NH3 कितना था, 4 था, Cl2 था और एक क्लोरीन था। तो जब इसको पानी में डिसॉल्व किया तो एक हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, कैटाइन आएगा, एक यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एनाइन आएगा। मतलब टोटल आयंस तो हमारे पास निकलेंगे यहाँ से 2। लेकिन अगर आप इसे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हो तो सिर्फ हमारे पास एक क्लोराइड आयन बाहर आएगा। तो दैट मीन्स कि एक सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी लाइक दिस। क्लियर? चलो नेक्स्ट है कि इन CuCl3 3NH3 प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट आर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कोबाल्ट NH3 3 है और साथ में क्या है, Cl कितने हैं, 3 है। अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं देन इट विल बिकम्स लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज अगेन 6 क्योंकि 3 अमोनिया है 3 क्लोरीन है। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी जो कि +3 है दैट इज सेटिस्फाइड बाय द 3 क्लोराइड आयंस, और जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो सेटिस्फाई हो रहा है 3 क्लोराइड आयन से और 3 अमोनिया आयन से। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे जो 3 क्लोराइड आयंस हैं वो डबल ड्यूटी को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो in this compound 3 chloride ions satisfied primary as well as the secondary valency, so it is also the kind of the neutral molecule क्योंकि चार्ज जो है वो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि आउटसाइड जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर में यहाँ पे कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट है दिस कंपाउंड डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा आयन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रेक डाउन तो नहीं होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका ब्रेक डाउन नहीं होता है तो इस टाइप के कंपाउंड्स में जहां पे आपके पास चार्ज 0 है वहां पे चीजें प्रेसिपिटेट होते हुए नहीं दिखेंगी। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ कंपाउंड डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे देख लेना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितनी चीजें हैं उतनी ही चीजें मिलके AgNO3 के साथ AgCl क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करेंगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। This compound is regarded as the neutral molecule and it does not give any ion in the aqueous solution. क्लियर? इन मॉडर्न टर्म इसको हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि मैंने पीछे लिख के भी बताया। और वर्नर ने ऑल्सो अटेम्प्ट किया था बहुत सारे आइसोमर्स की ज्योमेट्रीज को फाइंड आउट करने के लिए जिसमें कोबाल्ट 3, क्रोमियम 3, कॉपर, प्लेटिनम के आयंस प्रेजेंट थे एंड द वेरियस ज्योमेट्रीज फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जिनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कि जहां पे आपको ऑक्टाहेड्रल शेप देखने को मिल रही है वहां पे आपको आइसोमर्स में डिफरेंट ज्योमेट्रीज देखने को मिली थी, दैट इज 1 हेक्सागोनल प्लेनर, ट्राइगनल, प्रिज्मेटिक एंड ऑक्टाहेड्रल शेप्स की फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिली थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर
आपके पास है कोबाल्ट NH3 4Cl2 पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं कि ये उसके हेक्सागोनल में 3 आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जहां पे सबसे पहले क्या हुआ, 2 क्लोरीन यहाँ पे, देन ऑर्थो एंड पैरा पे सिंपल, फिर हेक्सागोनल पिरामिडल 3 आइसोमर्स आपको वहां पर देखने को मिले। नेक्स्ट ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में भी 3 आइसोमर्स रहे हैं, ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक में भी 3 आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ऑक्टाहेड्रल में आपको सिस एंड ट्रांस की फॉर्म में 2 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और इसी तरीके से अगर मैं कोबाल्ट 3, जहां पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अगर उसके कॉम्प्लेक्सेस की मैं बात करूं, तो जैसे मान लो आपके पास क्या है, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 में है, तो यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेनर एक ही बनेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एक बनेगा, ऑक्टाहेड्रल एक बनेगा, और ऑब्जर्व भी आपको कितने होंगे, एक ही होंगे। तो ये चीजें मतलब ये जो डाटा है, एक बार आप इससे जरूर गो थ्रू हो जाना, क्योंकि कभी कभी डाटा से ही आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? अब जैसे आगे है, कोबाल्ट है NH3 5Cl2 पॉजिटिव है, तो हेक्सागोनल भी एक बनेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी एक, ऑक्टाहेड्रल भी एक, और ऑब्जर्व्ड कितने होंगे, एक ही यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्नर ने ये भी सुजेस्ट किया कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं सिर्फ 2 पॉसिबल ज्योमेट्रीज, दैट इज स्क्वायर प्लेनर एंड द टेट्राहेड्रल। अब क्या हो रहा था कि जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, वहां पे ट्राइगोनल प्लेनर भी था, वहां पे प्रिज्मेटिक भी था, हेक्सागोनल भी था, और ऑक्टाहेड्रल की फॉर्मेशन भी हो रही थी। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पे आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, वहां पे आपके पास सिर्फ 2 टाइप की ज्योमेट्रीज रहती हैं, दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर एंड नेक्स्ट वन इज योर टेट्राहेड्रल। जैसे फॉर एग्जांपल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास क्या है अभी, दैट इज डायमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम प्रेजेंट है आपके पास, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना रहेगा, 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए, एंड दिस कंपाउंड एग्जिबिट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को अक्कर करेगा, जिसमें आपके सिस और ट्रांस जो है वो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे टेट्राहेड्रल में तो एक ही आइसोमर रहेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, 2 आइसोमर, दैट इज सेम साइड तो सिस, ऑपोजिट साइड तो आपके पास क्या होगा, ट्रांस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो याद रखो कि जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 होगा तो वहां पे 2 आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज स्क्वायर प्लेनर एंड द टेट्राहेड्रल, जहां पे टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक ही है और स्क्वायर प्लेनर में 2 आइसोमर्स की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिल रही है। सो अगेन आई सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन? नेक्स्ट है कुछ एविडेंसेस हैं जो वर्नर्स थ्योरी के केस में दिए गए थे, जैसे कि हमने पहले मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से अब आपके पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। तो वो कहता है कि जो मोलर कंडक्टेंस है किसी भी सब्सटेंस की, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द पार्टिकल फर्निश्ड बाय द सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा मोलर कंडक्ट। तो जैसे कि आपको पता है लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज आयंस एंड चार्ज ऑन देम इंक्रीजेस, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने पहले ही कहा कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास देखने को मिलेगी। सो ऑब्जर्व मोलर कंडक्टेंस फॉर aqueous solution of cobalt 3 chloride complexes with ammonia decreases in the order। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 क्लोराइड आइंस है, और यहाँ से अगर आप इसको डिसोसिएट कर दोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 + 1 कितने आइंस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक डाउन करोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आइंस हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, Cl, मतलब कि यहाँ पे 1 आइन है, और यहाँ पे 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें जितने ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। सो इट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ आइंस and the number of charges decrease in the same order। clear? next है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आयंस दिए गए हैं, जैसे ये देखो कोबाल्ट Cl3 6NH3, तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कोबाल्ट NH3 6Cl3। तो जब ब्रेक डाउन करोगे तो 3 आयंस यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए आपके पास। ठीक है, मतलब 6 जो है वो टोटल है,
3 क्लोराइड आइंस के हैं और एक आपके पास ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब आपके पास है CuCl3 5NH3, इसको लिखोगे कैसे? कोबाल्ट है, NH3 कितने हैं अब आपके पास? 5 हैं। ठीक है, तो मतलब एक क्लोरीन अंदर चाहिए, 2 क्लोरीन जाएंगे आपके बाहर, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 + 1 3 आ जाएंगे, क्योंकि व्हेन यू ब्रेक डाउन दिस 2 क्लोरीन यहां से निकलेंगे, एक आयन यहां से निकलेगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जब आप डिसोशिएट कर रहे हो तो कितने नंबर ऑफ आयंस टोटल पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव पूछा है, वो उस हिसाब से देख लेना। अब जैसे है प्लेटिनम Cl4 6NH3 है, तो मतलब कि ये तो सिंपल है कि प्लेटिनम है, NH3 कितनी है? 6 है, और साथ में आपके पास क्या हो रहा है? 4 Cl नेगेटिव आइंस निकल रहे हैं, 4 Cl नेगेटिव निकलेंगे ना, Cl नेगेटिव कितने हैं? 4 है, तो मतलब 4 Cl नेगेटिव निकल गए, एक आपका ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 5 ही हो गए यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से आपके पास था PtCl4 और 2 क्या है? अमोनिया है। अब देखो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये प्लेटिनम हो गया, अमोनिया कितने हैं आपके पास? दैट इज 2 है। ठीक है, तो मतलब 2 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कंप्लीट करना है ना, तो 2 ये है, तो मतलब कि Cl कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और ये सारा का सारा आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो मतलब कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। चार्ज यहाँ पे क्या है? 0, तो मतलब यहाँ पे 0 आइंस जो है वो आपके पास जो है वो प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? आई होप कि ये चीज आपके समझ में आ रही है। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ऑन। नेक्स्ट है आपके पास कि हम वर्नर्स थ्योरी से क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट भी कर सकते हैं। क्रायोस्कोपिक के बारे में आपने पढ़ रखा है, जिसे आप TF के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, जो कि क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो वो कहता है कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा जो है वो TF की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और अगर एक स्पीशीज जो है वो डिसोशिएट हो रही है 2, 3, 4 आइंस में, तो दैट मीन्स कि जो TF की वैल्यू है वो भी ट्वाइस, थ्राइस और 4 गुना ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी, जो आपके पास जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए था उससे डबल ही देखने को मिलेगा, जितने नंबर ऑफ आइंस जो है वो वहां पे फॉर्म होंगे। सेम जो है ये आपका मोलर कंडक्टेंस की तरह ही है। क्लियर? नेक्स्ट है कि जो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है, जिसे आप कहते हो मेजरमेंट ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट गिव्स द नंबर ऑफ आइंस फर्निश्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? जैसे मान लो आपके पास क्या है? CuCl3 6NH3 है, और एक आपके पास है CuCl3 5NH3, एक है आपके पास CuCl3 4NH3। तो आपके पास क्या होगा? डिसोशिएट होकर ये क्या देंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब ये डिसोशिएट होगा 3 क्लोरीन और एक यहाँ से, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2, जैसे हमने पीछे डिसोशिएट किए सेम वैसी की वैसी चीजें ही होंगी। और जैसे कि आपको पता है ये तो अब अनडिसोशिएट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अमोनिया भी क्या है? अंदर है, और 3 क्लोराइड्स भी क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो दैट मींस ये क्या रहेगा आपके पास? अनडिसोशिएटेड इन नेचर आपके पास देखने को मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एविडेंस के तौर पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें आपके पास क्या होगा? द नंबर ऑफ आइंस फर्निश्ड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये कहता है कि जैसे मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है दैट इज CuCl3 है, 6 अमोनिया है, या फिर CuCl3 है, 5 अमोनिया है, CuCl3 है, 4 अमोनिया है। तो जब आप इनको डिसोशिएट करोगे तो कितने AgCl पॉजिटिव आइंस निकलेंगे, वही मैटर करता है। क्योंकि जैसे आप अगर इसकी बात करो तो यहाँ पे 6 अमोनिया है, तो मतलब 3 क्लोरीन आएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ब्रेक डाउन करोगे 3 Cl निकलेंगे, मतलब कि 3 AgCl आइंस की फॉर्मेशन होगी। जब से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है इन्हीं चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ द क्लोराइड आयन इन आयनाइजेशन स्फीयर। तो आयनाइजेशन स्फीयर में जितने आयनाइजेशन स्फीयर क्या होगा? जितने आयंस यहाँ पे होंगे ना आयनाइजेशन स्फीयर में, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, उतने ही AgCl प्रेसिपिटेट्स आपके पास फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
आर सिमिलर टू दोज गिवन बाय द वर्नर, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी जो आपके पास स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी वो भी आपको वर्नर की तरह ही देखने को मिलेगी। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स था जो कि आपके पास न्यूट्रल था वो कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में कोई भी आयन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ऑल द 3 क्लोराइन आयन आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन दिस कंपाउंड। सो आई होप कि अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है कि अगर मैं इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करूं, दैट इज योर यूवी विजिबल एंड एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी आर द रीसेंट मेथड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो हमें ऑर्बिटल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी बताता है, और अगर आपके पास डिस्टॉर्टेड चीजें प्रेजेंट है तो उसके बारे में भी बताएगा। इसी के साथ जो एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड एंगल्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ जस्ट अ सेकेंड। तो यहां तक तो हमारी चीजें हो गई हैं। इसी के साथ अब हमारे पास है दैट मींस सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो यहाँ पे ना ज्यादा कुछ है नहीं है। अब हमें पता है कि एक हमारे पास होता है मेटल, एक हमारे पास क्या होता है, लिगेंड होता है। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डोनेशन के काम आता है। क्या करते हैं? लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको? मेटल को। तो सिडविक ने ये कहा था कि जब हम इनके स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेंगे तो जो लिगेंड है वो कोबाल्ट को अपने आयन से रहा है, तो उसे हम किससे शो करेंगे? एरो से शो करेंगे। सो ये एरो की जो टेल है वो बताएगी कि दिस इज योर लिगेंड, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो यही उसने कहा था, अकॉर्डिंग टू सिडविक कॉन्सेप्ट द लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल कैटायन और एटम, जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। तो जैसे कि मान लो आपके पास कोबाल्ट है, तो आप अमोनिया जैसे लिखा हुआ है, तो मतलब कि अमोनिया किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं? कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डोनेशन कर रहे हैं। देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स साइन दिस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एन एटम ऑफ अमोनिया हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, and this coordinate is very similar to the covalent bond. Clear? इसी के साथ नेक्स्ट है, कुछ लिमिटेशन थी सिडविक कॉन्सेप्ट की। वो ये थी कि डोनेशन जब होती है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ईच लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल, उसको हम रिप्रेजेंट तो कर देते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, बट इट कॉजेज द एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल कैटायन और द एटम। तो नेगेटिव चार्ज किस तरीके से आया, पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से आया, सिडविक कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको डिफाइन नहीं किया गया था, और इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑन द मेटल कैटायन और एटम, तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर की क्रिएशन हो जाती है, जिस वजह से हमारा कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल इन नेचर आपके पास देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट, सिडविक कंसेप्ट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द accumulation ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल कैटायन और एटम, जिसकी वजह से आयोनिक कैरेक्टर फॉर्म हुआ, और उस आयोनिक कैरेक्टर की वजह से स्टेबिलिटी कम हुई। इस चीज को भी सिडविक ने एक्सप्लेन नहीं किया था। क्लियर? नेक्स्ट था, अकॉर्डिंग टू पाउली's इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल द मेटल लिगेंड बॉन्ड हैव सम आयोनिक कैरेक्टर। और पॉलिंग का जो आपके पास प्रिंसिपल रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स के जो बॉन्ड बनता है, दैट इज जो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो समहाउ क्या है, आयनिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज की जो एक्युमुलेशन हुई थी उसे रोकने के लिए मेटल कैटायन और एटम पे either the bond pair of electron must be attracted more strongly to the donor atom of the ligand, or in addition to the sigma bond there should be metal to ligand bonding। तो नेगेटिव चार्ज वहां पे ज्यादा फॉर्म ना हो, इसीलिए जो आपकी डोनेशन है वो हमेशा लिगेंड से मेटल की तरफ ही होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट था लिमिटेशन ऑफ सिडविक कॉन्सेप्ट। ओके, ये आई थिंक फिर से ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर?
तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कुछ ही चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने 15 मिनट में किया है, अगर आप उन चीजों को भी ध्यान से देख लोगे, बाकी की चीजें आसानी से आपके पास समझ में आ जाएंगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।